कल हमने इस पार्ट के आगे क्वेश्चन करवाए थे, आज हम करेंगे इसके आगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको हल करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मिलान कीजिए। इस पार्ट में लिखा होगा भूमि का उपयोग, ह्यूमस, चट्टान, बांध और जलमंडल, इन्हीं के आंसर जो लिखे हुए लेकिन उलट पुलट है, उसको मिलान करना है। तो मृदा अपरदन को रोकना, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक क्षेत्र है। भूमि का उत्पादन का उपयोग होता है। ऊपरी मृदा पर विकसित जैव पदार्थ है। समोच्च रेखीय जुताई। अब हमें उपयुक्त सही आंसर, सही बात का समर्थन किसके साथ हो रहा है, इसका हमें मिलान करना चाहिए। तो हम कहेंगे भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ या भूमि का उत्पादन का जो भूमि का उपयोग होता है, भूमि का उत्पादन का उपयोग। ह्यूमस भूमि का उपयोग है वो ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। भूमि ये है भूमि, इसकी जो सबसे ऊपर की परत होती है इसको हम कहते हैं मृदा। ये उपजाऊ होती है, इसलिए भूमि का उपयोग होता है। अगला है नेक्स्ट ह्यूमस। खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में काम आता है। ह्यूमस भूमि का उत्पादन का उपयोग होता है, यानी इसका उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। चट्टान बांध जहां पर मृदा का अपरदन अधिक होता है जल के द्वारा, वहां पर चट्टान और बांध लगा करके मृदा के अपरदन को रोकने का काम करते हैं। जैवमंडल किसे कहते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक श्रृंखला क्षेत्र होता है, उसको हम जैवमंडल कहते हैं। और स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक श्रृंखला क्षेत्र के अंदर आपस में जीव जंतु जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर आधारित होता है, उसको हम कहते हैं पारितंत्र। अगला क्वेश्चन बनता है इस टाइप का, कौन सा है और कौन सा नहीं है, कौन सा उपयुक्त है, कौन सा उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि नहीं है या है, आंसर किसके ऊपर पूछा गया है। कभी कभी आंसर गलत चला जाता है, इसको सही पढ़ने के कारण। तो कौन सा कार्य है वो मृदा का निर्माण का कार्य नहीं है, वो है समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ। मृदा के निर्माण का कार्य नहीं है, वो है मृदा का गठन। बाकी समय का भी समय टूटने के बाद मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में सैकड़ों साल लग जाते हैं। कितने? सैकड़ों साल। तो कहने का मतलब है कि समय इसमें आया तो समय पहला हो गया। दूसरा जैव पदार्थ, चट्टानों का टूटना करना अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा, तो दोनों इसके अंदर उपयुक्त है। और यहाँ पर निर्माण के अंदर मृदा का गठन है वो नहीं। आगे आता है तीव्र ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तीव्र ढाल। मैंने 3-4 विधियां बताई थी, मल्चिंग, वेदिका कृषि भारण और रक्षक मेखला, ये और बताए थे बांध, चट्टान बांध, समोच्च रेखीय विधि, ये सारी विधियां थी। उनमें से तीव्र ढालों पर किस विधि को उपयोग में लिया जाता है? वो होती है वेदिका कृषि। तो इस टाइप के आपके आंसर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बनता है मृदा का निर्माण किससे होता है? मृदा का निर्माण किससे होता है? मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त
खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। चट्टानों का निर्माण किससे होता है? मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। और ये एक अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से मृदा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अपक्षय प्रक्रिया क्या है? अपक्षय प्रक्रिया क्या है? ये है हमारी एक मृदा कैसे बनती है, क्या होता है उसका अपक्षय प्रक्रिया समझाता हूं। ये होती है अपक्षय चट्टानें। और यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं और ये मिट्टी होती है, कंकड़ पत्थर। और यहाँ पर घास फूस जो मृदा के तल इस प्रक्रिया के माध्यम से तापमान से और उनके चट्टानों के टूटने से जो छोटे छोटे कण निकलते हैं, उन कणों से मृदा का मृदा का निर्माण होता है। उसको हम अपक्षय प्रक्रिया कहते हैं। यानी तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण सेलों का टूटना, चट्टानों का टूटना ही अपक्षय प्रक्रिया कहलाती है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन से हैं? मृदा बनती है तो उसके मुख्य कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1, जनकशील का स्वरूप, इसको हम कहेंगे जनकशील। जो मृदा के निर्माण की प्रमुख जनकशील का स्वरूप और जलवायु कारक, जलवायु के कारण भी होता है। जलग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को जलग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढके होने के कारण पृथ्वी को जलग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर अलवण जल यानी मीठा पानी कितने प्रतिशत होता है, पाया जाता है? पृथ्वी पर केवल 2.7% जल ही अलवणीय जल है और इसका मात्र 1% पानी ही मनुष्य उपयोग कर पाता है। वो है पीने, सिंचाई, उद्योग आदि में कर पाता है। पृथ्वी का पूरा जल का 1% जल मनुष्य अपने उपयोग में ले पाता है। अब ये जो पानी पीने योग्य जल है वो किस किस रूप में पाया जाता है? नंबर 1, भूमिगत जल के रूप में। नंबर 2, पृष्ठीय जल के रूप में। नंबर 3, वायुमंडलीय वायुमंडल में वाष्पीकरण के रूप में।
ये भी प्रश्न बन जाता है कि पीने योग्य पानी वो किस रूप में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो भूमिगत जल के रूप में जो कुएं सिंचाई करके, कुएं करके, नलकूप करके, बावड़ों के द्वारा, और पृष्ठ जल के रूप में हम गिनेंगे तो वो होगा तालाब है, तालाब है, झीलों है। और वायुमंडलीय जो बारिश होती है वाष्पीकरण के द्वारा, बादलों में उठा पानी तो हमें बारिश से प्राप्त होता है। ये हमारे लिए जलोद्योग के प्रमुख कारण। जलवायु में परिवर्तन और वनोन्मूलन द्वारा मृदा का अपरदन होना, उसका निर्माण कार्य होना, दावानल और भूस्खलन जिससे मानवीय और प्राकृतिक कारकों के कारण प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये विचार के प्रश्न है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। इन सब कारकों के कारण आज वनस्पति जगत व प्राणी जगत के निवास स्थानों का लगभग विनाश हो चुका है। पशु पक्षी अपने मूल निवास स्थान को छोड़ने पर मजबूर है। और दावानल ने तो इनको लगभग समाप्त ही कर रहा, समाप्त ही कर दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वन्य मानवीय और प्राकृतिक कारकों के कारण आज वनस्पति और वन्य जीवन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है और सबसे ज़्यादा संकट की घड़ी में है। बहुत से देश मिलकर पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध, उनकी तस्करी करने के विरुद्ध कदम उठाए और इसके लिए किसकी स्थापना की गई ताकि प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन सुरक्षित हो सके। तो उसके लिए CITES की स्थापना की गई। CITES का मतलब होता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि जो पशु पक्षी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सुरक्षा की जाए, उनके व्यापार पर रोक लगाई जाए, विभिन्न प्रकार की जातियां को सुरक्षित किया जाए और सुरक्षित की जाए, उनको संरक्षण के दायरे में लिया जाए। तो इसके तहत लगभग
5,000 पशु पक्षियों की प्रजातियों और लगभग 28,000 वनस्पतियों की प्रजातियों को इसके तहत संरक्षण दिया गया, इसके तहत सुरक्षित किया गया है। तो कुल मिलाए CITES एक इंटरनेशनल लेवल पर बनी हुई संस्था है जिसके द्वारा पशु पक्षियों के व्यापार को रोकने के विरुद्ध है और इनकी सुरक्षा के लिए संरक्षित किया गया। इसके तहत भारत में इसके तहत शेर, चीता, बारहसिंगा वे मोर का शिकार करना अपराध की श्रेणी में आता है, अपराध माना गया है और उनको दंड दिया जाता है, सजा होती है।